आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने सीडीएस पेपर 1 2023 में आए हुए एग्जाम से उठाया है। ये थोड़ा सा एसएससी से मे भी ऊपर का लेवल हो सकता है, बट इक्वली रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं और सॉल्व करने का तरीका भी हमारा वैसे ही सिमिलर बैठ रहा है। सॉल्व करने के लिए देखो दो तरीके हो जाते हैं। एक होता है थोड़ा इजी सेट हो जाता है, जहां पे आप सेंटेंस पढ़ते ही तुरंत मार्क कर सकते हो आंसर को ऑप्शन को यूज करके, थोड़ा इजी सेट हो जाता है वो क्वेश्चन। बट उसके बाद जो इजी से थोड़ा ऊपर होता है, यानी मीडियम से लेकर डिफिकल्ट, उसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि कभी कभी हमें थोड़ा सा सिर्फ उस सेंटेंस को नहीं, उसके आगे का भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। हो सकता है हमें पूरा पैसेज ही पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है हमें एक सेंटेंस दो सेंटेंस पढ़ना पड़े, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा ऑप्शन हमें उठाना है। साथ ही साथ ग्रामर क्या बैठ रहा है, क्या वोकैबुलरी बैठ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, इन सब में क्या फिट आएगा, तो ये सब भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी हमें क्लैरिटी आएगी। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इन द मीन टाइम एक बार पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं एक बार इसको पढ़ के समझा देता ही हूं। क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है, डैश एनी वॉर, किसी जंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है, टू कंसिडर, कि हम कंसिडर करें, क्या उसके बारे में सोचें, क्या करें, नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन इन पास्ट अग्रीमेंट्स, डैश इट्स रियल जस्टिफिकेशन इन द बैलेंस ऑफ गुड विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड। कि जब हम किसी भी जंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम सही जस्टिफिकेशन के बारे में सोचें। कौन सा जस्टिफिकेशन, ना कि वो जस्टिफिकेशन जो पहले अग्रीमेंट में हुआ है, पर उस जस्टिफिकेशन के बारे में कि क्या अच्छाई के बारे में यहाँ कुछ बात हो रही है और क्या मैनकाइंड या ह्यूमन रेस के लिए कुछ फायदेमंद है कि नहीं इस जंग के थ्रू। At the beginning of a war, each nation, under the influence of what is called dash, believes that its own victory is certain and of great importance to mankind. यहां पे क्या लिखा है कि जंग की शुरुआत में हर देश यही सोचता है, किसी चीज के इंफ्लुएंस में, किस चीज के इंफ्लुएंस में वो हमें भरना है यहाँ पे, कि उसकी खुद की जीत जरूरी है, श्योर है, सर्टेन है, और साथ ही साथ एक बहुत जरूरी भी है, किसके लिए, मानवता के लिए। द प्रेज वर्दिनेस ऑफ दिस बिलीफ has become an accepted maxim of common sense. द प्रेज वर्दिनेस यानी कि तारीफ के जो काबिल होता है उसको प्रेज वर्दी कहते हैं। तो इसकी जो तारीफ की काबिलियत कह लो, इस चीज को, इस बिलीफ को, ये एक्सेप्टेड मैक्सिम बन गया, ये प्रोवर्ब से बन गया, कॉमन सेंस हो गया है ये। इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, इट डैश टू बी हेल्ड एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री शुड रिगार्ड द विक्ट्री ऑफ हिज साइड एज अश्योर्ड एंड हाईली डैश। कह रहा है कि इस चीज को पहले कॉमन सेंस मान लिया गया है कि देखो भाई हमारा जीतना जरूरी है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जब वॉर चल रही है, प्रोग्रेस में है, तो भी ये नेचुरल मान लिया जाता है, और साथ ही साथ इसको सही मान लिया जाता है कि हर सिटीजन जो है वो ये रिगार्ड करता है, सोचता है कि उसकी साइड की जीत ही होनी है और जरूरी भी है। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द सपोज्ड एडवांटेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर ओन साइड, वी मोर और लेस we dash more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove dash। कह रहा है कि हम जब अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं किस चीज की तरफ, कि जीतने से, हमारे जीतने से फायदे क्या होंगे, हम कुछ हो जाते हैं, वी डैश क्या हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं किस चीज से, कि जो इविल्स एसोसिएटेड हैं वॉर से, जो डेंजर्स एसोसिएटेड है, इविल्स एसोसिएटेड हैं, जो आप उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते हो, किससे, वॉर से, और सर्टेन हो जाते हैं कि जो भी चीज जीते, जो भी साइड जीते, दोनों अपना मान के चलते हैं कि भाई सब अच्छा ही होना है उससे। येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुल्ली रियलाइज्ड, कहना है जब तक कि ये चीज असली में रियलाइज, असली में इंप्लीमेंट नहीं होती है, इट इज इम्पॉसिबल डैश जस्टली डैश अ वॉर इज और इज नॉट लाइकली टू बी बेनिफिशियल टू द ह्यूमन रेस। कि जब तक ये चीज रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं हो जाती है तो इम्पॉसिबल है कि हम इसके बारे में सेंसिबली कुछ कह पाए। अब वो क्या है यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे क्या है नहीं पता, और वो क्या कह रहा है कि सेंसिबली हम कुछ कह पाए रिगार्डिंग कि वॉर है या नहीं है ह्यूमन रेस के लिए बेनिफिशियल। ऑल्दो द थीम इज ट्राइड, इट इज नेसेसरी देयरफॉर टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द इविल्स ऑफ वॉर रियली आर। भले ही ये जो बात कही गई है, कौन सी, ये वाली इस ब्रैकेट में जो लिखी हुई है, ये ट्राइट है, यानी कि थोड़ी रूखी हुई बात है, ये बेजान बात है, इसमें कोई ये क्लीशे बात है। इट इज नेसेसरी देयरफॉर टू रिमाइंड आवरसेल्फ, हमको ये अपने आप को याद रखना जरूरी है कि जो इविल ऑफ वॉर है, जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो एग्जैक्टली क्या है।
तो हमें मोटा मोटा यहाँ पे एक जिस्ट मिल गया कि वॉर के बारे में कुछ नेगेटिव चीज बात हो रही है, पूरी बात वॉर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। अब हम आते हैं अपने सेंटेंस को अटैक करने पे। पहला सेंटेंस क्या है, इट इज नेसेसरी डैश एनी वॉर टू कंसिडर। अब कह रहा है कि ये जरूरी है किस चीज के रिगार्डिंग में, वॉर के रिगार्डिंग में। तो वहां पर 4 ऑप्शन है, इन रिगार्ड टू, कनेक्टिंग, डिस्क्राइबिंग, लिंकिंग। अब आप सोचो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ जरूरी है किस चीज के, यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ कॉमा लगा है। तो जब 2 कॉमा के बीच में एक बात लिखी होती है और उसके पहले कुछ लिखा होता है, तो मोस्टली वो इसको डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों कॉमा के बीच में लिखा गया है। तो किस चीज के लिए नेसेसरी है, वॉर के लिए नेसेसरी है। जब वॉर के लिए नेसेसरी है तो उसके रिलेशन की कुछ बात हो रही है, कुछ रिलेशन की बात हो रही है, तो वो हम विथ रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू इस चीज से कहते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है अभी के लिए। बट अगर इसको देखो तो कहोगे सर ये तो और भी चीजें ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो हम बैठा हैं तो कुछ कुछ फिट बैठ जा रहा है। अब देखो कनेक्टिंग और लिंकिंग को मैंने ऑब्जर्व किया ऑप्शन में कि दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, किसी 2 चीज को जोड़ना, किसी 2 चीज को लिंक करना, और दोनों ही सेम वो भी लिया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म, कनेक्टिंग और लिंकिंग आईएनजी फॉर्म, जेरेंड या पार्टिसिपल हो सकता है, वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो जब एक ही मीनिंग के 2 वर्ड लिखे हैं तो क्या ये ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये एलिमिनेट करने का आपको एक नया तरीका मिल गया कि अगर सेम मीनिंग के 2 वर्ड मिल गए तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि वो सही होगा, और अगर होगा भी तो मेरे ख्याल से तो आपको इसको चैलेंज कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं हो सकते हैं। फिर डिस्क्राइबिंग एनी वॉर, अब मेरे हिसाब से डिस्क्राइबिंग इसलिए नहीं होगा, इट इज नेसेसरी डिस्क्राइबिंग एनी वॉर। तो डिस्क्राइबिंग एनी वॉर, डिस्क्राइबिंग जो वर्ड है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब डिस्क्राइबिंग एनी वॉर अगर आया है तो ये अकेले नहीं आएगा, मेरे हिसाब से वाइल डिस्क्राइबिंग एनी वॉर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये इंडिपेंडेंटली इस तरह से यहाँ पे फिट नहीं हो पाता है, और मीनिंग के हिसाब से तो हमारा यहाँ पे यही फिट बैठ पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी डेवलप करना जरूरी है। डिफिकल्ट है, इसको मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में बोलूंगा। तो इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू एनी वॉर टू कंसिडर not its proper justification in past agreements dash its real justification in the balance of good। अब ये देखो, इसको नहीं करना है और इसको करना है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट है, ये करो और ये ना करो। कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन मिल रहा है हमें कि नॉट इन इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन डैश इट्स रियल जस्टिफिकेशन। तो एंड होगा, एंड कब क्या करता है, 2 पैरेलल बातें जोड़ता है ना, 2 पैरेलल, 2 सेम चीज को, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, 2 सेंटेंस को जोड़ दिया, जब एक स्ट्रेट एफर्मेटिव चीजें चल रही है तो एंड यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि फिट नहीं बैठेगा। अनटिल, ये तो कोई टाइम वाली बात हो गई ना कि भाई कोई चीज आपने बोली, ये ऐसा नहीं होगा जब तक कि ऐसा नहीं होगा, तो उस तरह ये क्वालिफाई नहीं करता है। बट मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंटेंडर बन के आता है कि हम कंसिडर करें ना कि ये बल्कि ये, ना कि ये बल्कि, यानी कि बट इसको आप कंपेयर करो, इसको आप देखो बैठा के तो बैठ जाएगा। तो अगर आप फिर सेंटेंस पढ़ोगे, यहाँ इन रिगार्ड टू डाल दो, इन रिगार्ड टू, और यहाँ बट डाल दो। अब सेंटेंस पढ़ो, इट इज नेसेसरी इन रिगार्ड टू एनी वॉर टू कंसिडर नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन। देखो मैंने इसको पढ़ने में इसको इग्नोर कर दिया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये बट और नॉट वाला जो पार्ट है वो इसी पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, और बाकी जो पार्ट है वो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट करके उसको सेंटेंस में इंफॉर्मेशन और ऐड कर रहा है। तो हमारा ये बट यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर, किसी भी जंग की शुरुआत में, ईच नेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डैश। जंग की शुरुआत में हर देश जो होता है किसी चीज के इन्फ्लुएंस में होता है। किस चीज के इन्फ्लुएंस में होता है, डिसलॉयल्टी के, कि हम डिसलॉयल थे इसलिए हमने जंग कर ली अपने देश के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पेट्रियट थे, पेट्रियटिज्म के इन्फ्लुएंस में थे, देशभक्ति के इन्फ्लुएंस में थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हम अपने देश पे आंच आने नहीं देंगे इसलिए हम जंग करने आगे चले गए। इनफिडेलिटी, ये फिर डिसलॉयल्टी की बात हो गई, गलत वही वाला हो गया, डिसलॉयल्टी इनफिडेलिटी तो सिमिलर वर्ड्स हो गए इस केस में। और फॉल्सनेस, क्योंकि झूठ है कुछ देश के लिए, हम झूठ के भरोसे पे चल रहे थे इन्फ्लुएंस में, इसलिए हमने जंग कर ली। ये सेंस नहीं बैठ रहा, अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पेट्रियटिज्म, देशभक्ति यहाँ फिट हो जाता है। believes that its own victory is dash certain and of great importance to mankind। आगे पढ़ते हैं, तो पेट्रियटिज्म के इन्फ्लुएंस में लोग क्या बिलीव करते हैं कि हमारी जो जीत है, हमारी विक्ट्री है, वो सर्टेन है और इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सर्टेन है यानी श्योर है, और इंपॉर्टेंट है यानी बहुत जरूरी है। क्यों, मैनकाइंड के लिए।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आप कई ऑप्शन फुलफिल कर सकते हो, नेशनली, इंडिविजुअली, ऑटोनोमसली, बोथ। ठीक है, तो हमारी जो जीत है वो नेशनली श्योर है। देश नेशनली श्योर है, मतलब कोई चीज जब पूरे देश में हो रही होती है वो तो नेशनली होती है, और पूरे विश्व में हो रही होती है तो इंटरनेशनली होती है। तो यहाँ तो ये बिल्कुल मीनिंग में ही नहीं बैठ रहा है, तो मीनिंग हटा दो यहाँ से। इंडिविजुअली सर्टेन है हमारी जीत, इंडिविजुअल मतलब कि अब किसी एक की जीत होनी, बात तो सही है, लेकिन इंडिविजुअली सर्टेन है कि किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो ये भी बात नहीं सही कह रहा है। ऑटोनोमसली मतलब बिना किसी, ऑटोनोमस करेक्टर है इसका, बिना किसी मतलब, ऑटोनोमस के लिए क्या वर्ड सही मैं आपको बता दूं, जैसे ऑटोनोमस मतलब जैसे जहां पे किसी का रूल नहीं होता है, ऑटोनोमस है वो बिना किसी गवर्नेंस के जहां चलता है, तो ऑटोनोमसली सर्टेन है, ये भी बिल्कुल रूल में फिट नहीं बैठ रहा है। लग तो रहा था कि यहाँ पे एडजेक्टिव बैठना है, बट देखो हुआ नहीं, यहाँ बोथ फिट बैठ जाएगा। कैसे, मैंने ध्यान दिया, अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे कि जो देश है वो बिलीव करता है, क्या बिलीव करता है कि उसकी जो जीत है वो क्या है, वो सर्टेन है और वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है, एंड कुछ तो जोड़ रहा होगा ना, विक्ट्री इज सर्टेन, विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट। विक्ट्री अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज आपका लिंकिंग वर्ब है, तो एक कॉम्प्लीमेंट ये है, एक कॉम्प्लीमेंट ये है, एंड आपका यहाँ पे कंजंक्शन है, इनको जोड़ रहा है, तो यानी इसको मॉडिफाई करने वाला कोई वर्ड आएगा, तो यहाँ बोथ आ गया, इज बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रिलेट करते हुए आपने यहाँ पे आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट देखो, द प्रेज वर्दनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन एक्सेप्टेड मैक्सिम ऑफ कॉमन सेंस। जो प्रेज वर्दनेस है, इसको तारीफ करने की काबिलियत की बात हो रही है, कि तारीफ करने के बहुत ज्यादा काबिल हो गया है ये बिलीफ कि भाई हमारी जीत ही जरूरी है, हमारी जीत ही श्योर है, हमारी जीत ही इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। ये इतना ज्यादा इसको माना गया कि ये कॉमन हो गया, मैक्सिम हो गया, एक प्रोवर्ब जैसा हो गया कॉमन सेंस के लिए, कि हर कोई ये मान लेता है। इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, इवन व्हेन जब भी, तब भी जबकि वॉर प्रोग्रेस में हो, चल रही हो, इट डैश टू बी नेचुरल and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly dash। जब वॉर चल रही होगी तब भी ये नेचुरल और राइट मान लिया जाता है कि जो सिटीजन है एनिमी कंट्री का, वो भी ये माने कि हमारी ही साइड जीतना जरूरी है, मतलब हर कोई चाह रहा है कि हमारी साइड जीतेगी तभी मैनकाइंड के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन के पास आते हैं, इज हेल्ड, हैज बीन विदहेल्ड, वाज हेल्ड, हैड बीन विदहेल्ड। तो यहाँ दो वर्ड देखने को मिले और दो अलग अलग टेंस देखने को मिले दोनों वर्ड के रिलेशन में। यहाँ एक है हेल्ड और एक है विथ हेल्ड। विथ हेल्ड का मतलब होता है रोकना, मतलब विथ होल्ड का पास्ट है विथ हेल्ड, और होल्ड का पास्ट है हेल्ड। होल्ड का मतलब क्या हो जाता है कि होल्ड का मतलब एक बिलीव करने के सिस्टम से भी आता है, मान्यता। व्हाट ओपिनियंस डू यू होल्ड, व्हाट बिलीव डू यू होल्ड, तो ये मान्यता से रिलेटेड भी आ जाता है होल्ड वर्ड। और विथ हेल्ड माने रोकना। अब इस सेंटेंस में देखो कि इट इज विथ हेल्ड टू बी नेचुरल, इसको रोक लिया जाता है कि ये तो भाई नेचुरल है और सही है, इसको रोक लिया जाता है या इसको मान लिया जाता है, इसको मान लिया जाता है, तो हेल्ड तो सही है। अब इज या वॉज की बात आती है, इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस इट इज हेल्ड। अब ये चीज समझो, जो भी चीजें पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है वो क्या होती है, जनरल एक्सेप्टेड चीजें जो होती हैं उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो या इंडेफिनिट टेंस में लिखते हो, तो इंडेफिनिट तो दोनों ही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि जब वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, वो उस समय हो रही है, तो वो उसी समय तो ये चीज माना जाएगा ना सही कि हमारा जीतना ही जरूरी है, तो इट इज हेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया। इट इज हेल्ड टू बी natural and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly dash। दूसरी चीज, एक तो टेंस बता दिया कि हाँ भाई देखो मैंने प्रेजेंट यूज किया है, दूसरी चीज आप पूछोगे ना सर यहाँ पे तो हेल्ड लिखा है, इज हेल्ड लिखा है, ये पैसिव है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। क्या हेल्ड किया था, इट इज हेल्ड किया जाता है, इसलिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, it is held to be natural and right that a citizen of an enemy country should regard the victory of his side as assured and highly unpleasant, highly unlikely, highly desirable, highly malignant। अब आपका क्या होगा, आप अपनी जीत को क्या चाहोगे, वो अनप्लेजेंट हो, अच्छी ना हो, ऐसा नहीं है। आपकी जीत अनलाइकली हो यानी कि उसके होने के चांसेस कम हो, ये भी बात नहीं करी जा रही है। आपकी जीत डिजायरेबल हो, आप चाहोगे कि आपकी जीत हो जाए, तो ये बात हो रही है। आपकी जीत मलाइनेंट है, आपकी जीत
MAL जब भी यूज होता है वर्ड, ये प्रीफिक्स है, एटिमोलॉजी के हिसाब से रूट वर्ड है, जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन लेके चलता है, नेगेटिव यूज होता है, मालाफाइड, मालेफिसेंट, मलाइनेंट, ठीक है, सब नेगेटिव है। तो मलाइनेंट मतलब क्या होता है कि कुछ नेगेटिव से ये भी फिलहाल मान के चल लो, तो ये भी नेगेटिव वर्ड आ गया। तो हमारा क्या हो गया, डिजायरेबल, की हम ऐसा चाहते हैं, मतलब डिजायर करते हैं कि हमारी जीत हो जाए। नेक्स्ट इजी था ये वाला। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग अटेंशन अपॉन द सपोज्ड एडवांटेजेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ आवर ओन साइड, वी डैश मोर और लेस ब्लाइंड टू द इविल्स इनसेपरेबल फ्रॉम वॉर एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश। कह रहा है कि हम जब अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं किस पे, एडवांटेजेस पे, अपनी जीत को लेके हम उसके एडवांटेजेस पे इतने ज़्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, पूरा टेंशन वहीं घुसा देते हैं, तो हम अंधे हो जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। वी बिकमिंग, वी बिकम, वी हैड बिकम, वी हैव बीन बिकमिंग। अब आप खुद सोचो कि जब हम अपना टेंशन कहीं घुसा देते हैं तो हम ऐसे हो जाते हैं, हम ऐसे हो जाते हैं में क्या होगा, बिकमिंग लगाओगे तो ये तो वर्ब का ING फॉर्म है, वैसे भी अकेले नहीं आएगा अगर आप टेंस यूज करना चाह रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। वी बिकम, हम हो जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो ये हो सकता है, इसको होल्ड पर रखा। वी हैड बिकम, ऐसा हम करते हैं इसलिए हम हो जाते थे, तो ये तो बात करेगा ही नहीं, टेंस गलत है। वी हैव बीन बिकमिंग, ऐसा करने से हम ऐसा होते जा रहे हैं, तो ये सेंस नहीं बना रहा है इस सेंटेंस में, क्योंकि हमें जो है, हमें बताना है कि हम ऐसा हो जाते हैं, ना कि ऐसा होते रहते हैं, ठीक है। हमें कंटिन्यूटी नहीं दिखानी है, हमें यहाँ पे बस बताना है कि ऐसा हो गया है। तो वी बिकम मोर और लेस ब्लाइंड टू द इविल्स ऑफ इंसेपरेबल, टू द इविल्स इंसेपरेबल फ्रॉम वॉर एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश। तो वो साइड क्या है, अल्टीमेटली प्रूव सक्सेसफुल, हाँ ठीक है, हो सकता है सक्सेसफुल। थ्राइविंग, फ्लरिश करेगी, प्रॉस्पर करेगी कोई साइड, ऐसा नहीं है, वॉर में दोनों का ही नुकसान होता है। विक्टोरियस, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, कौन विजेता निकल के आएगा। फेलिंग, हारने की बात ही नहीं हो रही है, कह रहा है कि हमारी जीतने से ही फायदा होना है, जीतने की बात हो रही है। सक्सेसफुल और विक्टोरियस में क्या फर्क है, विक्ट्री यहाँ पे जीतने की बात करते हैं, सक्सेसफुल आपको सक्सेस मिल गई, लेकिन विक्ट्री जीतने की बात हो गई। अब ये पैसेज तो पूरा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में है, वॉर में या तो विक्ट्री होगी या विक्ट्री नहीं होगी, तो यहाँ विक्ट्री आपका वर्ड एक लॉजिकल मीनिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है पूरे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट, येट सो लॉन्ग एज दीज आर नॉट फुल्ली रियलाइज इट इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे जज है, जज्ड है, जजिंग है, जज्ड है, चार है, यानी जज तो आना ही है। इट इज इम्पॉसिबल, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ टेंस वाला पार्ट तो नहीं आएगा, हैविंग जज्ड, ठीक है, टेंस, खैर टेंस तो नहीं होगा, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, बट इसको इस तरह से यूज कर सकते नहीं है। कोई चीज इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, जज करना, तो टू जज हो जाएगा जो कि इन्फिनेटिव है। टू बी जज्ड नहीं होगा कि सिचुएशन को ही जज कर दिया जाए या हम खुद ही जज हो जाएं, ये इन्फिनेटिव का पार्ट, इन्फिनेटिव का पैसिव है, तो ये तो नहीं होगा। टू जजिंग तो बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हैविंग जज्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात दूसरी कहेगा, अगर हैविंग जज्ड कहोगे सेंटेंस कैसा आएगा, हैविंग जज्ड द शो द जज वेंट होम, यानी शो को जज करने के बाद जज घर चला गया। यहाँ पे वो वाली बात नहीं कर रहा है कि इस तरह से यूसेज है, यहाँ बात कर रहा है टू जज, कि हम जज करें सिनारियो को, समझें। जस्टली क्या होता है, सेंसिबली, तो इट इज इम्पॉसिबल टू जज सेंसिबली डैश अ वॉर इज और इज नॉट, whether a war is or is not, therefore a war is, however a war is, since a war is or is not। अब देखो यहाँ पे वॉर है या नहीं है, वॉर इज और इज नॉट, दो में कंपेयर कर रहा है, तो therefore द कंक्लूजन के लिए होता है, नहीं। however कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है, ये भी नहीं। since भी कंक्लूजन के लिए होता है, ये भी नहीं। वेदर जो होता है ये ऑप्शन के लिए होता है कि वेदर यू डू इट और वेदर यू डोंट डू इट, तो हमें यहाँ पे चूज करना है कि वॉर है या वॉर नहीं है, बेनिफिशियल किसके लिए, ह्यूमन रेस के लिए, ठीक है। ऑल्दो द थीम इज ट्राइड, इट इज नेसेसरी देयरफॉर टू रिमाइंड आवरसेल्व्स व्हाट द इविल्स ऑफ वॉर रियली आर। अब इस पैसेज को मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में जरूर पुट करूंगा, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, जैसा मैं देख रहा हूँ SSC एग्जामिनेशंस में, कि इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आ रहा है। बट इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना जरूरी समझा कि आप देखो कि किस तरह के पैसेज अवेलेबल होते हैं
और ऐसे पैसेज को अटैक करने के लिए आप समझ लो आपका डेली बेसिस पे रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए एक आर्ट ऑफ रीडिंग का भी वीडियो लेके आऊंगा कि जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो आप किस तरह से रीडिंग को अप्रोच करो, जैसे कि आप एक होलिस्टिकली मतलब एक सारी चीजों को पकड़ के एक साथ इंप्रूवमेंट लेके आ पाओ। और रही बात इस पैसेज की, इसको एक बार फिर से पढ़ के आप इत्मीनान से देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और देखना कि कहाँ कहाँ पे आप अटक जा रहे हो। या वोकैबुलरी में अटक रहे हो आप, कि आप ग्रामर के पकड़ने में अटक रहे हो, या आपको समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है। आप एक बार इसको खुद करना और प्लीज मुझे एक बार कमेंट में लिख के बता देना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये डिफिकल्ट है, मैंने इसलिए डिस्कस किया है। और जैसे कि आप फीडबैक दोगे तब मुझे आइडिया लगेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। जब आप बताओगे कहाँ अटक रहे हो तो मैं आपको इंप्रूवमेंट में और हेल्प करा पाऊंगा। फिर भी अटेम्प्ट जरूर करना है इसको एक बार दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद भी, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल और केवल इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।